अपने प्रियजनों की कही हुई बातें या कहें कि ताने कभी कभी हमें दुख पहुंचाते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन को परिवर्तित भी कर देते हैं। कहा हुआ ताना या कही हुई बात सही जगह पर चोट कर जाए, अंतर मन में चोट कर जाए तो तत्क्षण हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें घर के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर एक युवक का मन किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है और किस प्रकार वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ये कहानी भारत के महान कवि कालिदास की जीवन कथा है। आपने कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो महान कवि तथा नाटककार बन गए और रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना कर दी। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु ग्वाले ने किया था जो खुद भी अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में हाथ बटाते तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता था वो गांव के काली मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी विद्योत्मा, जो बहुत रूपवान और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे चिंता है कि विद्योत्मा के लिए उसके जैसा ही गुणवान वर कहाँ मिलेगा। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि वरुचि सब प्रकार से उपयुक्त है। वो विद्वान तो है किंतु विद्योत्मा को मनाना सहज नहीं है। राजकुमारी विद्योत्मा को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। वरुचि ने जब ये सुना तो उसने राजकुमारी की चुनौती स्वीकार कर ली। विद्योत्मा वरुचि की ये चुनौती सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे वरुचि पसंद नहीं था और वो उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्मा ने शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी और आप संकेतों द्वारा ही उत्तर देंगे। तब विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई, परंतु वरुचि को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। विद्योत्मा खुशी से फूल उठी और उसने वरुचि को धन्यवाद कहा। वरुचि को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्मा से बदला लेने का संकल्प लिया। घर जाते वक्त वरुचि को मंदबुद्धि कालिदास दिखे, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो खुद बैठे हुए थे। उसने कालिदास से कहा, अरे ओ मंदबुद्धि आदमी, ये क्या कर रहे हो? तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने कहा, तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो। वरुचि अपने रास्ते चले गए। वो कुछ ही दूर गया था कि कालिदास नीचे गिर पड़ा। वो दौड़कर वरुचि के पीछे गया और कहा, ये तुमने कैसे जाना कि मैं गिर जाऊंगा? वरुचि ने कहा कि इसमें जानने की क्या बात है, जो भी देखा वही बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। कालिदास ने कहा कि पर मैं नहीं समझा, जरूर तुम कोई ज्योतिष लगते हो, तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने वरुचि के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझ पर दया करो और बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वरुचि ने मन में सोचा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए ये मंदबुद्धि आदमी सबसे उपयुक्त रहेगा। उसने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह होना लिखा है। वरुचि कालिदास को अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वरुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वरुचि ने कालिदास से कहा कि ध्यान रहे, राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना और उन्हें स्वस्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के पास पहुंचते हैं, तब कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और वो स्वस्ति की बजाय आयुष का उच्चारण करते हैं।
राजा की कुछ समझ में नहीं आता कि कालिदास क्या बोले। तब वरुचि स्थिति को संभालते हुए कहता है, महाराज, ये बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्होंने आपको विशेष आशीर्वाद दिया है। वरुचि आगे बोलता है कि महाराज, ये विद्वान ब्राह्मण कालिदास है, ये आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। राजा ने कालिदास को विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। वरुचि ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना, सभी प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देना, नहीं तो राजकुमारी के साथ विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह ही राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। परंतु कालिदास ने समझा कि वो उनकी एक आंख फोड़ना चाहती हैं। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वो उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्मा इसका अर्थ ये समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य है, इसीलिए वो संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वो उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना ली और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने समझा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं तब तक इनसे कुछ विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। 5 तत्वों के एक रूप होने से ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है। अंततः विद्योत्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे। तभी बाहर किसी तीव्र स्वर को सुनकर कालिदास से पूछा, किंवदंती? कालिदास ने उत्तर दिया, पुत्रवती। विद्योत्मा ने इस उत्तर का उच्चारण सुनकर कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा कि नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गंवार ग्वाला हूं, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। विद्योत्मा ने जब ये सुना तो उसे आभास हुआ कि छल पूर्वक एक मंदबुद्धि संग उसका विवाह कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्मा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु उसे एक मंदबुद्धि को अपने पति रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंदबुद्धि ग्वाले हो। कालिदास मंदबुद्धि तो थे, पर ये लज्जा सहन नहीं कर सके। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वो वहां से चुपचाप चले गए। कालिदास के घर छोड़ने से पहले राजकुमारी विद्योत्मा उससे कहती है कि जब तक तुम एक पंडित नहीं बन जाते घर वापस मत आना। अपमानित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं और मां काली के मंदिर में जाते हैं। कालिदास मां काली के परम भक्त थे, इसीलिए वे मां काली की प्रतिमा के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और कठोर तप करने लगते हैं। कालिदास धीरे धीरे अन्न जल का भी त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी काली मां प्रसन्न नहीं होती। तत्पश्चात कालिदास अपना सर मां काली के चरणों में समर्पित करने के लिए तलवार उठाते हैं, परंतु मां काली प्रकट होकर कालिदास को रोक लेती है। कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली उन्हें विद्वान पंडित बनने का आशीर्वाद देती है। कालिदास ज्ञान प्राप्त कर अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए आभार प्रकट करते हैं। राजकुमारी विद्योत्मा बोलती है कि इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी पत्नी हूं। कालिदास बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी थी, किंतु तुम्हारी वजह से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्मा ये बात सुनकर फिर से दुखी हो जाती है, पर कालिदास किसी भी तरह उसे अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं होते। अंत में राजकुमारी विद्योत्मा कालिदास को श्राप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों होगी।
कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जंगल में ही भ्रमण करने लगते हैं। एक दिन कालिदास घूमते घूमते धारा के राजा भोज के दरबार में पहुंचते हैं। राजा भोज कला तथा साहित्य के प्रशंसक थे, इसीलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। राजा भोज कालिदास की कविता सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने दरबार में ही रहने के लिए कहते हैं। कालिदास राजा भोज की बात मान लेते हैं। एक दिन कालिदास को इच्छा हुई कि वो दरबारी जीवन पर एक नाटक की रचना करे। कालिदास नाटक की रचना करने लगते हैं, जिसमें मालविका मित्रम उनका पहला नाटक था। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त हो। कालिदास का पहला नाटक मालविका मित्रम बहुत लोकप्रिय हुआ तथा उनके दूसरे नाटक शाकुंतलम ने भी और अधिक सफलता प्राप्त की। कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और ऋतुसंहारम नामक काव्य की रचना की और उनकी ख्याति में 4 चांद लग गए। एक दिन राजा भोज ने कालिदास से कहा, तुम इतनी सारी कविताओं की रचना करते हो, परंतु मेरी प्रशंसा में कविता लिखने से इनकार क्यों करते हो? कालिदास ने कहा, महाराज, निसंदेह आप एक महान राजा हैं, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है। राजा भोज कालिदास की ये बात सुनकर नाराज हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी अन्य कवियों की तरह मेरा गुणगान नहीं करते। कालिदास राजा भोज का ये व्यवहार देखकर दुखी हो जाते हैं और राज दरबार को छोड़ देते हैं और किसी गांव में जाकर बस जाते हैं। कुछ समय बाद राजा भोज को पछतावा होता है और उनकी याद उन्हें आने लगती है। तत्पश्चात राजा भोज कालिदास की खोजबीन शुरू कर देते हैं, किंतु कालिदास कहीं नहीं मिलते। एक दिन राजा भोज को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय सूझता है। राजा भोज अपने राज दरबार में जाकर कहते हैं कि जो भी सबसे नवीन कविता सुनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। फिर राजा भोज राज दरबार के सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाता तब तक आप सब लोग सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना। कविता सुनाने के लिए राज दरबार में अनेकों कवि आते हैं, परंतु राज दरबार के सभी पंडित उस कविता को पुराना बता देते हैं। जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ती है तो वो राजा की मन की बात भांप लेते हैं। कवियों को निराश होकर वापस लौटते देख उनको दुख होता है और वो राजा को कविता सुनाने के लिए सोचते हैं। कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी सस्ते चलते आदमी को बुलाकर कहते हैं, ये कविता राजा भोज को जाकर सुना दो, उससे कहना कि ये तुमने लिखी है, वे तुम्हें पुरस्कार देंगे। वो आदमी उनसे कहता है, परंतु मैं ना तो कोई कवि हूं और ना ही कोई विद्वान हूं, मैं ये कविता उन्हें कैसे सुना सकता हूं? इस पर कालिदास कहते हैं, मेरी बात मानो और ये कविता जाकर उन्हें सुनाओ, तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वो आदमी कालिदास की बात सुनकर राजा भोज के दरबार में जाकर कविता सुनाने लगता है। कविता में कालिदास ने लिखा था, आपके पिता ने मुझसे कभी 91 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जो अब तक मुझे लौटाई नहीं गई। राज दरबार के सभी पंडित ये कविता सुनकर सन्न रह जाते हैं। वो आदमी उन सभी पंडितों से पूछता है कि आप सबने मेरी कविता को पहले कभी सुना है क्या? राज दरबार के सभी पंडित असमंजस में पड़ जाते हैं। यदि हाँ कहते हैं तो राजा को 91 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी, यदि ना कहते हैं तो ये कविता नहीं मानी जाएगी। वो आदमी कहता है कि यदि आप विद्वानों ने मेरी कविता पहले नहीं सुनी हो तो ये कविता सबसे नवीन है और मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा भोज उस आदमी की चतुराई से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। राजा भोज उस आदमी से कहते हैं कि क्या ये कविता तुमने खुद लिखी है? राजा की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। राजा बोलते हैं, डरो मत, ये धन अब तुम्हारा हो चुका है, सब सच बोलो, झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। वो आदमी बताता है, महाराज ये कविता मैंने नहीं, गांव में एक विद्वान है, उन्होंने ही लिखी है। राजा समझ जाते हैं कि ये कविता कालिदास ने ही लिखी है। वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा कौन सा गांव है?
मुझे उस विद्वान से मिलना है। वो आदमी राजा भोज को कालिदास के घर लेकर जाता है। राजा भोज कालिदास से मिलकर कहते हैं, कालिदास, मैं समझ गया था कि ये कविता तुमने लिखी है। मेरी अनुचित बात भूल जाओ और दरबार में चलो। कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। उन दोनों के मिलाप के बाद भी उनमें मतभेद बने रहते थे। जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती, कालिदास कहीं चले जाते थे और बहुत मनाने के बाद ही लौटते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कालिदास दरबार में आने से इनकार कर देते हैं। राजा भोज को ये जानने की इच्छा होती है कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए राजा भोज भेष बदलकर कालिदास के पास पहुंचते हैं। राजा कालिदास को देखकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं धारानगर से आया हूं। कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। राजा बोलते हैं कि उनका हाल ही में देहांत हो चुका है। कालिदास राजा की मृत्यु पर बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं। तब राजा भोज अपने असली रूप में आकर बोलते हैं, कालिदास, आखिरकार आज तुमने कविता में मेरा गुणगान कर ही दिया। कालिदास राजा भोज को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका के नरेश कुमारदास फिर भी कालिदास उनके पास ना जाने का निश्चय करते हैं। कालिदास सोचते हैं कि यदि राजा कुमारदास को मेरे आने का कारण पता चल गया तो वे राजा भोज को सूचना दे सकते हैं। इसीलिए कालिदास किसी नर्तकी के पास ठहर जाते हैं। राजा भोज की ही तरह कुमारदास भी साहित्य तथा कला के बड़े प्रेमी थे। इसीलिए वो अपने नगर में ऐलान करवाते हैं कि जो कोई भी इस छंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। किंतु कोई भी उस छंद को पूरा नहीं कर पाता। तब एक नर्तकी ये बात कालिदास को बताती है। कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं, ये छंद तो बहुत आसान है, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। नर्तकी कालिदास से छंद की रचना करने के लिए कहती है। नर्तकी सोचती है कि इस छंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरस्कार देंगे, किंतु ये कालिदास ले लेगा। इसीलिए वो कालिदास को पीछे से छुरा घोंप देती है, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी जब वो छंद कुमारदास को सुनाती है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु कुमारदास छंद की शैली से समझ जाते हैं कि ये छंद कालिदास ने लिखी है। कुमारदास नर्तकी से पूछते हैं कि क्या ये छंद सचमुच में तुमने लिखी है? सच बताओ, अन्यथा काल कोठरी में बंद करवा दूंगा। नर्तकी डर जाती है और बोलती है कि क्षमा करें महाराज, ये छंद मैंने नहीं लिखी है। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसीलिए मैंने रचनाकार की हत्या कर दी है। कुमारदास तुरंत नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। कुमारदास बोलते हैं कि हे भगवान, थोड़े से धन के लोभ में इस दुष्ट नारी ने इस महान व्यक्ति के प्राण ले लिए। कुमारदास शोक से इस कदर डूब जाते हैं कि वो खुद भी उसी चिता में कूद पड़ते हैं, जिससे उनका शरीर भी जलकर राख हो जाता है। श्रोताओं, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी सीख यही है कि यदि कालिदास की पत्नी ने उन्हें श्राप ना दिया होता तो शायद कालिदास की हत्या नहीं होती, और यदि कालिदास की पत्नी ने उन्हें दुत्कारा नहीं होता तो कालिदास इतने बड़े महान रचनाकार कभी नहीं बन पाते। इसीलिए अपनी आबादी और अपनी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ अपनों का ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?